तो हेलो मानवाला, स्वागत है आप लोगों का नोटी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक ऐसा मानवा जिसमें हमारे एमसी को अपने दोस्तों की तरफ से धोखा मिलता है। धोखा तो ठीक है, लेकिन बाद में उसका नाम भी बदनाम करके उसे आखिर में मार भी डालते हैं, यानी कि बदतर किस्म का धोखा जो कि हमारे एमसी को मिला है। तो वो आखिर उसको कैसे ओवरकम कर पाएगा, उसे कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। इस रियल लाइफ में तो हम में से बहुत सारे लोगों को तो धोखा मिला होगा, लेकिन अपने दोस्त से जिन जिन को भी मिला है तो ये मानवा उन लोगों के लिए है। और इसमें हमारा एमसी मरने के बाद दोबारा रीइंकार्नेट होकर अपना रिवेंज लेना चाहता है और वो उनको सेम उसी तरह ही मारना चाहता है जिस तरह के उन लोगों ने उसे मारा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मानवा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि इसकी ग्रोथ और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे रहा हूँ जो कि मांगा रैंक्स है। वहाँ पर मेरा दोस्त एनिमे के मांगास को एक्सप्लेन करता है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि उस चैनल पर मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया है। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो चलिए, आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब सीधा वीडियो पर चलते हैं। तो मानवा की स्टार्टिंग में एक बंदा बोलता है कि एक और आफत जो कि ना जाने कहां से आ गई, अगर हम टाइम पर इसको ना रोकते तो मुझे नहीं लगता कि हम ह्यूमन सरवाइव कर पाएंगे। इस आफत के पीछे और कोई नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स हैं। और ये कैसे आए? इनके पीछे ये जो टावर है, इसी से ही निकलकर ये मॉन्स्टर इस दुनिया में बिला वजह तबाही शुरू कर दी है। यही टावर इन मॉन्स्टर्स को अथॉरिटी और पावर देता है। लेकिन इसकी एक बात जो कि हर एक इंसान को अट्रैक्ट करती है वो ये है कि ये हर इंसान की ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। यानी कि अगर उसको अमीर बनना है तो ये टावर उसको अमीर बना सकती है। अगर उसे दुनिया में इज्जत चाहिए कि लोग उसकी इज्जत करे तो ये टावर उसे इज्जत भी दिला सकती है। और अगर उसे सेलिब्रिटी की तरह मशहूर बनना है तो ये टावर उसे सेलिब्रिटी से भी ज्यादा मशहूर बना सकती है। यही चीजें इंसानों को इस टावर में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। और इस टावर को कंट्रोल कौन करता है? इसके अंदर डीमंस और गॉड्स रहते हैं। उन्होंने खुद बोला है कि अगर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है तो टावर को चढ़ो और तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी गवर्नमेंट है जो कि लोगों को रोक रही थी कि वो टावर को ना चढ़े, तो उनको टावर से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, और वो पनिशमेंट थी। अगर आप किसी को रोकते हो टावर को चढ़ने से तो टावर आपको पनिश करेगी। और उसी टावर के नीचे हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है जो कि अपना 600वां फ्लोर चढ़ने को रेडी होता है। लेकिन उसको रोकने के लिए द 9 स्टार जो कि उसकी अपनी ही टीम है वो आई होती है। 9 स्टार में पूरे 9 बंदे होते हैं जो कि पूरी इंसानियत को मिलाकर फिर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो सुपर ह्यूमंस हैं और उनको ये ताकत टावर ने ही दी है। और इसी टीम का मेंबर जिसको डेथ स्टार भी कहते हैं, वही एक बंदा इन सब 9 स्टार से ज्यादा पावरफुल है। जहाँ तक टावर चढ़ने की बात आती है तो द 9 स्टार मिलकर टावर को चढ़ते हैं, लेकिन ये हमारा डेथ स्टार, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, टावर को अकेला भी चढ़ सकता है। और इसी के कारण इसको एक टाइटल मिला है, द स्ट्रॉन्गेस्ट चाजिन। चाजिन के दोस्त उसको रोकते हैं क्योंकि उस पर क्लेम लगा है कि ताकत को पाने के लिए उसने इंसानों को धोखा दे दिया है, और वो मजीद चाजिन को चढ़ने को नहीं देंगे क्योंकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चाजिन एक नेक्रोमेंसर है जो कि मुर्दों की सेना नीचे जमीन से निकालकर उन लोगों को कहता है कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, मुझे सिर्फ ताकतवर बनना है, और वैसे भी दुनिया में इतनी ज्यादा पीस है, तो अगर थोड़ी बहुत आफत आ गई तो इससे क्या ही हो जाएगा। ये सुनकर द 9 स्टार अपनी टीममेट पर हमला कर देते हैं। हालांकि चाजिन द 9 स्टार से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर द 9 स्टार मिलकर उस पर हमला करे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। चाजिन पर ये क्लेम लगा है कि उसने टावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसे ताकत चाहिए और वो उसके लिए कुछ भी करेगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ द 9 स्टार ने चाजिन को मारने के लिए बनाई है, ताकि वो चाजिन को मारकर हमेशा हमेशा के लिए उसे नष्ट कर दे। चाजिन ने इंसानियत को ना धोखा दिया है और ना ही द 9 स्टार को। धोखा अगर मिला है तो उसे मिला है, और वो भी अपने दोस्तों से। और चाजिन को दुनिया के सामने द 9 स्टार ने एक विलन करार दिया है और बाद में उसे मार भी डाला, और सच किसी को भी नहीं पता। और इस बात को पूरे 10 साल हो चुके हैं। पूरे 10 साल गुजरने के बाद साउथ कोरिया में दोबारा चाजिन जन्म लेता है, और वो अपनी बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने मरने से पहले सोल ट्रांसमिशन स्किल का इस्तेमाल किया था, जो कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो काम करेगी।
जाएगी भी या नहीं, लेकिन उसके सोल ने काम कर दिया और ऐसी बॉडी को चुना है जो कि उसकी पावर को हैंडल कर सकती है। चाजिन उठकर सबसे पहले इंतकाम लेने का वादा करता है कि मैं द नाइन स्टार को नहीं छोड़ूंगा, और जब सीन दोबारा पास्ट में जाता है तो मरते हुए चाजिन के सामने द नाइन स्टार खड़ी होती है, जो कि उसे बताती है कि तुम वन मैन आर्मी हो, लेकिन उन लोगों के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। उनमें से एक स्टार चाजिन को बताता है कि तुमसे हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन तुम इसे ऐसा कह सकते हो कि हमारी टीम में किसी कांटे की जरूरत नहीं है। वो गुस्सा होकर अपने दोस्त चाओ का पूछता है कि क्या वो भी उनके साथ मिला हुआ है, लेकिन पता चलता है कि चाओ को उन लोगों ने खबर भी नहीं दी, क्योंकि उन लोगों को डर था कि हो सकता है कि वो चाजिन की मदद करने के लिए एग्रीड हो जाए और उन लोगों का झूठ पकड़ा जाए। उन लोगों ने चाजिन को बड़ी बुरी तरीके से पकड़ा हुआ है, उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून भी बहा है। तो आखिर में चाजिन अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और वो मरते वक्त अपनी सोल ट्रांसमिशन को एक्टिव करके इनसे इंतकाम लेने की कसम खाता है, और अगले ही पल चाजिन मर जाता है। प्रेजेंट वाला चाजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि अब वो अपना इंतकाम कहां से शुरू करे, लेकिन उसी एंड टाइम पर उसे फोन पर रिंग आती है। जब वो उसे उठाता है तो उसे इस्तेमाल करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि काफी टाइम बाद वो एक स्मार्टफोन को यूज कर रहा है। जब डेट पर उसकी नजर पड़ती है तो पूरे 10 साल गुजर चुके हैं और 2023 का साल चल रहा है। काफी ही अजीब स्किल है, क्योंकि चाजिन के लिए ये कुछ सेकंड्स थे, लेकिन पूरे 10 साल गुजर चुके हैं। और अब जबकि चाजिन ने स्किल की बात कर ली है तो वो देखना चाहता है कि क्या वो इस नई बॉडी से मैजिक का इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं। तो अगले ही पल वो एक मक्खी को मारकर अपने हाथ में पकड़ा होता है। जब नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करता है तो कुछ भी नहीं होता, उसकी बॉडी में एक बूंद माना भी नहीं होता, जिसको समझते हुए वो कहता है कि उसे लेवल 1 से शुरू करना होगा। बाद में अपना फोन खोल के न्यूज चेकआउट करने के लिए जाता है कि 10 सालों में द नाइन स्टार कहां तक पहुंच गई है। पता चलता है कि लास्ट टाइम द नाइन स्टार 600 फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए रेडी थी, लेकिन अब वो 800 फ्लोर पर है। 10 सालों में 200 फ्लोर, ये उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जितना वो स्लो जाएंगे उतना ही इसको फायदा है। ये अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके उनसे इंतकाम लेगा, लेकिन घर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। वो अपना कोट पहनते हुए टावर की ओर चला जाता है। अगले ही पल वो टावर के सामने होता है। वो टावर जो कि लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करता है, लेकिन वो टावर इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर आप बिना किसी प्लान के अंदर जाएंगे तो आप मर भी सकते हैं। पिछले जन्म में तो चाजिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था, लेकिन अब जब के पूरे 10 साल गुजर चुके हैं तो उसे ये नहीं पता कि कौन कौन नया आया है और क्या क्या बदला है। ये उसके लिए बाकी लोगों की तरह एक नई बिगिनिंग है। और उसी एंड टाइम पर टावर का दरवाजा खुल जाता है। जितने भी लोग होते हैं बिना किसी प्लान और बिना किसी सोचे समझे टावर में भागने लगते हैं, क्योंकि वो उनकी शुरुआत है। चाजिन के लिए भी सेम एक नई शुरुआत है, लेकिन टावर पर चढ़ने की नहीं बल्कि अपना बदला लेने की। तो अगले ही पल हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट टावर के अंदर आ जाता है। अब टावर में आते ही उसे अपनी सारी बातें याद आ जाती हैं कि ये तो ट्यूटोरियल ग्राउंड है, लेकिन ट्यूटोरियल ग्राउंड से ज्यादा ये एक मौत का कुआं है, जिसको इन लोगों ने एक ट्यूटोरियल का नाम दिया है, क्योंकि एक ट्यूटोरियल को करने में दिन नहीं लग सकते और इसको पूरा करने में काफी दिन और महीने भी गुजर सकते हैं। लेकिन ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले वो अपना स्टेटस विंडो खोल लेता है और एक नजर पड़ते ही उसको 2 न्यू स्किल्स नजर आते हैं। एक का नाम ग्लूटोनी होता है और दूसरा का नाम माना टाइप। ये दोनों स्किल उसके साथ पिछले जन्म में तो नहीं थे, तो इस ट्यूटोरियल को पूरा करते करते वो इस स्किल्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेगा। तो पलक झपकते ही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ट्यूटोरियल ग्राउंड को शुरू कर लेता है और सामने की ओर फुल स्पीड से भागता हुआ उस पर एक तीर से हमला होता है और वो उस तीर को काफी आसानी से डॉर्च कर लेता है। वो ट्यूटोरियल ग्राउंड का एक रूल हमें बताता है कि तीर को आप लोग तब तक देख सकते हो जब वो शूट हो रहा हो, और शूट होने के बाद वो आपको नजर नहीं आएगा, तो वही टाइम होता है उसको डॉर्च करने का। थोड़ी और दूर जाने के बाद एक साथ पूरे 5 तीर उस पर गिरते हैं, जिसको देखते हुए वो थोड़ा सा तो घबरा जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अब इतनी पावरफुल नहीं रही। वो उन 5 तीरों को भी डॉर्च कर लेता है, लेकिन सामने से 3 तीर आकर उसके चेस्ट में धंस जाते हैं। लेकिन वो रुकता नहीं, उसको दर्द तो हो रहा होता है, लेकिन वो उन तीरों को अपने आप पर हावी नहीं होने देता और सामने की ओर भाग रहा होता है। भागते भागते दोबारा और तीर उस पर गिरने लगते हैं, लेकिन इस मर्तबा बहुत ही ज्यादा होते हैं। एक एक करके तीर उसकी बॉडी में धंसते जाते हैं, लेकिन वो है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसको ये ट्यूटोरियल टेस्ट जल्द से जल्द खत्म करना है, तो वो रुकता नहीं। लेकिन वो भी तो एक इंसान है, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून बहा है, तो आखिर में वो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस्ट की वजह से गिर जाता है। अब रेंगता हुआ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है और उसके सारे जख्म ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। और ये भी एक ट्यूटोरियल
ट्यूटोरियल का रूल है कि अगर आप फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं या फिर स्टार्टिंग लाइन पर दोबारा वापस आ जाते हैं तो आपके जख्म ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। पहले में तो हमारा चाजिन बिना किसी सोचे समझे और प्लान के बिना सामने की ओर भाग रहा था, लेकिन अब वो जानना चाहता है कि वो आखिर कितना ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसे तीर खाने होंगे और वो ये नहीं चाहता। लेकिन अगर वो तीर का ही रहा है तो उससे उसे थोड़ा बहुत फायदा भी हो रहा है, क्योंकि वो स्किल जो कि उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना देगा तो उनमें से एक ग्लूटोनी होता है। जमीन पर जितना भी उसका ब्लड पड़ा होता है वो उसे ग्लूटोनी की मदद से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसे अपनी इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि ग्लूटोनी की खासियत यही है कि नॉन लिविंग थिंग्स को अगर आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उससे आपके स्टेट्स बढ़ सकते हैं, और स्टेट्स को बढ़ाने के बाद वो सामने की ओर भागता हुआ अपने प्लान को शुरू कर देता है। तीर खाना है और अपना खून बहाना है, लेकिन उसे अपनी इंड्योरेंस भी बढ़ानी है। अब चाजिन को वहाँ पर पूरा एक हफ्ता हो जाता है और वो एक हफ्ते के लिए लगातार तीर खा रहा होता है, क्योंकि वो अपने इंड्योरेंस को बढ़ाना चाहता है। फ्लोर में पहुँचने से पहले वो अपने स्टेट्स को जितना बढ़ा सकता है उतना बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाजिन की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि अब पूरा एक महीना हो गया है और हमारा चाजिन पूरे एक महीनों के लिए तीर खाता रहा और अपने स्टेट्स को बढ़ाता रहा, लेकिन उसे सफलता मिल गई है, क्योंकि वो पूरे एक मंथ में उस ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर पाया है। उसको लगा कि वो उस ट्यूटोरियल को जल्द ही कंप्लीट कर लेगा, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे एक महीना लग गया और पूरे एक महीने के बाद वो उस गेट के सामने खड़ा होता है। फिनिश लाइन पर अपने आप को फुली हील करने के बाद सिस्टम पर उसे दिखाया जाता है कि बहुत सारे गॉड्स उसके ये पैतरा देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए। अब गॉड उस पर नजर रख रहे हैं, तो इससे चाजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो उन गॉड्स को काफी कुछ बुरा भला कह देता है, क्योंकि वो ना तो अपना नाम रिवील कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चाजिन पर नजर रखे हुए हैं। चाजिन की एटीट्यूड को देखने के बाद डीमन और गॉड्स दोनों बहुत ही ज्यादा उस पर गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन इससे चाजिन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि ये गॉड्स और डीमंस उसे रिक्रूट करना चाहते हैं, उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं, लेकिन डिसाइपल बनने के लिए वो अभी बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन वहीं पर ही दोबारा सिस्टम पर मैसेज आता है, जिस पर चाजिन को बताया जाता है कि एक डीमन उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए देख रहा है, और अगले ही पल वो डीमन अपना नाम रिवील करता है, जिसका नाम पीक ऑफ ऑल इवल होता है, और वो चाजिन से ग्रीट कर रहा है कि आखिर वो इतने टाइम के लिए कहाँ गायब हो गया था और वो कैसा कर रहा है। चाजिन उस डीमन को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसका नाम बेल होता है। चाजिन बताता है कि ये वही डीमन है जो कि पिछले जन्म में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, ये मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता था, लेकिन ये था कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, बिल्कुल एक ग्लू की तरह मेरे पर चिपका हुआ था। लेकिन आज इसी बेल की वजह से हमारा चाजिन जिंदा है, क्योंकि सोल ट्रांसमिशन की स्किल बेल ने ही चाजिन को दी थी और उसी की ही मदद से आज चाजिन जिंदा है। बेल और चाजिन की इस तरह कन्वर्सेशन को देखने के बाद सारे गॉड्स और डीमंस चाजिन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। तो वो बेल से बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा पीछा ही करना है और बातें ही करनी है तो दूसरों को खबर करने से अच्छा चुपचाप अपना काम करो। जहाँ तक डिसाइपल बनने की बात है तो चाजिन एक ना एक दिन तो किसी को सेलेक्ट करेगा, लेकिन वो बेल को नहीं करेगा। लेकिन अगर वो उसे ऑब्जर्व करना चाहता है तो वो उसका पीछा कर सकता है। चाजिन और बेल के दरमियान में बहुत ही ज्यादा कन्वर्सेशन होती है और आखिर में जब चाजिन अपने टॉलरेंस को मैक्स कर देता है तो उसके बाद चाजिन माना का भी इस्तेमाल कर सकता है। ट्यूटोरियल ग्राउंड में ही वो माना को कंट्रोल करना सीख गया है और वहीं पर ही सिस्टम पर मैसेज आता है कि इतनी जल्दी प्रोग्रेस करने से आपको एक न्यू ट्रेट दी जा रही है। उसके पास पहले से ही ग्लूटोनी होता है, तो उसे आखिर दूसरा ट्रेट क्यों मिल रहा है। यहाँ पर ट्रेट का आपको मैं बताता हूँ। एक बेस पावर जो कि एक प्लेयर की होती है, जैसे कि चाजिन की पहली नेक्रोमेंसर की ट्रेट थी, लेकिन अब उसके साथ ग्लूटनी है। लेकिन हर एक प्लेयर के साथ एक ही ट्रेट होती है, लेकिन अब जबकि वो दूसरी बॉडी में आ चुका है तो उसके साथ पहले भी एक ट्रेट है और अब उसे दूसरी भी मिल रही है, और बाद में सिस्टम उसे ऑलराउंडर की ट्रेट दे देता है, जिसको इस्तेमाल करने से वो हर एक वेपन को ऐसे इस्तेमाल करेगा जैसे कि वो सालों से करता आ रहा है, और वो इस न्यू ट्रेट की मदद से हर उस मिस्टेक को ठीक करेगा जो कि उसने पिछले जन्म में की थी। तो उसी एंड टाइम पर पीक ऑफ ऑल इवल उसके स्टेटस विंडो के बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है, जिसको देखकर चाजिन गुस्से में आ जाता है,
क्योंकि पीक ऑफ ऑल इवल उसके स्टेटस विंडो के बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होता है, क्योंकि उसे जानना है कि उसे आखिर कौन सी न्यू ट्रेट मिली, लेकिन वो दिखाने से मना करता है। और अगर पीक ऑफ ऑल इवल उसका पीछा करना चाहता है और ऑब्जर्व करना चाहता है तो वो कर सकता है। और पोर्टल में इंटर करने से पहले चाजिन को पता होता है कि अगला पोर्टल कहाँ जाने वाला है, और वो उस रूम का नाम भी हमें बताता है जिसका नाम द रूम ऑफ चॉइस एंड ट्रेनिंग है। यहाँ पर चाजिन को हर एक वेपन मिलेगा जो कि उसकी एबिलिटीज के साथ सूटेबल है, और उसे वो हर एक क्लास दिया जाएगा जो कि उसकी बॉडी के साथ सूटेबल है। और क्लास और वेपन को सेलेक्ट करने के बाद उसे नीचे का फ्लोर तोड़ना होगा ताकि वो फर्स्ट फ्लोर से टावर को चढ़ना शुरू कर दे। अब पिछले जन्म में चाजिन को जब पता चला कि वो एक माना टाइप का प्लेयर है तो उसने डायरेक्ट ठान लिया कि वो एक मेज ही बनेगा। लेकिन आज की सिचुएशन चेंज है, क्योंकि वो ऑलराउंडर को टेस्ट करना चाहता है। वो एक तीर कमान को उठाकर सिस्टम को टारगेट जनरेट करने का बोलता है। 3 टारगेट जब जनरेट हो जाते हैं तो एक ही झटके में वो उस टेस्ट को पास कर लेता है। दोबारा जनरेट करने का बोलता है, लेकिन अब ऐसा टारगेट चाहिए जो कि उस पर भी हमला कर सके। सिस्टम उसे मना करता है, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और अगले ही पल सिस्टम वो टारगेट जनरेट कर देता है, जो कि स्पॉन होते ही चाजिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चाजिन पर 3 हमला करते हैं और तीनों को चाजिन काफी आसानी से हरा देता है। बाकी 3 जब आते हैं तो उन्हें करीब आने देता है और अपनी तलवार की मदद से उन तीनों को भी हरा देता है। ये टारगेट बहुत ही ज्यादा वीक है, तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टारगेट बनाने के लिए इंसिस्ट करता है, और अगले ही पल बहुत ही जाइगेंटिक टारगेट स्पॉन हो जाता है। स्पॉन होते ही चाजिन भाले की मदद से उसको हरा देता है और पीछे के 2 छोटे टारगेट्स को भी टिकाने लगा देता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। पीछे 3 और होते हैं जो कि रेंज अटैकर्स होते हैं, जो कि एक लाइट बीम चाजिन पर रिलीज कर देते हैं। चाजिन मुश्किल से अपने आप को बचाता है क्योंकि उसके हाथ में वेपन नहीं होता, और सिस्टम पर वार्निंग आ जाती है कि ये इस फ्लोर के सबसे ताकतवर टारगेट्स हैं। अब इनसे निपटने के लिए वो अपनी स्पेशलिटी मेज का इस्तेमाल करता है। जल्दी से लाठी को उठाकर अपने मैजिक एरोस को उस पर फेंक देता है, और टारगेट के बीम से पहले ही टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद सिस्टम पर मैसेज आकर पूरे 5000 अचीवमेंट पॉइंट्स चाजिन को दिए जाते हैं, और साथ ही में एक रिकमेंडेशन वाली क्लास भी उसे रिकमेंड की जाती है जिसका नाम ऑल मास्टर होता है। रिकमेंडेशन तो अच्छी होती है, लेकिन वो अपनी मेज की एबिलिटी को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन वो ऑल मास्टर को भी अबेंडेंड नहीं करना चाहता, तो इसलिए वो सब क्लास में ऑल मास्टर को सेलेक्ट करने का इंसिस्ट करता है। लेकिन अभी के लिए वो उस अथॉरिटी को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो अथॉरिटी 100 फ्लोर पर पहुंचने के बाद ही वो इस्तेमाल कर पाएगा। वो भी इसके बारे में भूल चुका है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि वो एक स्लॉट को तो खरीद सकता है अगर वो अपने अचीवमेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल करे। तो वो सिस्टम से बोलता है कि अचीवमेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके मैं एक सब क्लास को खरीदना चाहता हूँ, और क्या वो ऐसा कर सकता है। जिसके बाद सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एक बिगिनर को इतना सब कुछ टावर के बारे में कैसे पता है, लेकिन वो उसके बात को टाल नहीं सकता। और चाजिन के पास पूरे 5000 पॉइंट्स होते हैं, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है और ना ही इसको किया नहीं जा सकता। सिस्टम उसकी आज्ञा को मान लेता है, और जब 100% प्रोसेस हो जाता है तो सिस्टम पर मैसेज आता है कि सब क्लास को खरीदने के लिए 5050 पॉइंट चाहिए, लेकिन आपके साथ 5000 पॉइंट्स हैं, तो अभी के लिए चाजिन उसको खरीद नहीं सकता। लेकिन जब तक वो एक क्लास को सेलेक्ट नहीं कर सकता तो वो यहाँ से जा भी नहीं पाएगा। तो उसी पल में ही उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि उसने तो बेल के साथ बात की है, उसे उसका नाम भी पता है और खुद ही उसने अपना नाम रिवील किया है, और एक प्लेयर ने एक गॉड के साथ बात की है, तो इसके भी अचीवमेंट पॉइंट्स तो होंगे ना। तो वो सिस्टम को बेल की सब कुछ इंट्रोडक्शन देने के बाद अचीवमेंट पॉइंट्स को लेने का बोलता है, जिसके बाद सिस्टम पूरे 200 पॉइंट्स उसे दे देता है। बेल चाजिन से बोलता है कि क्या उसने अच्छा किया, तो चाजिन करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे पीक ऑफ ऑल इवल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन चाजिन उसे भाव भी नहीं दे रहा, और वो अपने अचीवमेंट पॉइंट्स की मदद से सब क्लास को खरीद कर ऑल मास्टर को अपने सब क्लास में सेलेक्ट कर देता है। और अब रूम तोड़ने की बारी है ताकि वो फर्स्ट फ्लोर में जा पाए। तो चाजिन अपनी लाठी से बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर को रिलीज करता है, जिससे आसपास के सारी दीवारें टूटने लगती है और नीचे का फ्लोर भी आखिर टूट जाता है, और चाजिन फर्स्ट फ्लोर में हंसते हुए चला जाता है। फर्स्ट फ्लोर में हमें दिखाया जाता है कि कुछ प्लेयर्स को नीचे मॉन्स्टर से लड़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, और उनका एक टीममेट भी घायल होता है, और वो मॉन्स्टर बाकी के टीममेट्स पर जब अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तब तक हमारा चाजिन आ चुका होता है, और वो अपने पहले शिकार को देखता हुआ उस पर सीधा टूट पड़ता है और एक ही स्ट्राइक के साथ उसे मार डालता है। उस पहले फ्लोर के मॉन्स्टर का नाम कोबोल्ड होता है, और चाजिन बहुत टाइम बाद यानी कि पूरे 15 साल के बाद उसे मारकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, और वो जानना चाहेगा कि उनको एब्जॉर्ब करने के बाद उसके स्टैट्स आखिर कितने बढ़ेंगे। चाजिन की इतनी कूल
फुल इंट्रो देने के बाद वो बंदा हैरान होता है और समझ जाता है कि चाजिन एक मेज क्लास का है, लेकिन मेज तो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो चाजिन ने किक से ही उस कोबोल्ट को हराया होता है। उसके दूसरे दोस्त को ये फर्क नहीं पड़ता कि चाजिन मेज का है या फिर फाइटिंग क्लास का है। वो एबिलिटीज को कंबाइन करने का बोलता है कि अगर वो दोनों ताकत को कंबाइन कर ले तो वो इस कोबोल्ट को हरा सकते हैं। लेकिन ये कहकर चाजिन को वो गुस्सा दिलाकर चाजिन के मुंह से उगलवाते हैं कि अगर उसने एक भी टारगेट को टच करने की कोशिश की तो उस मॉन्स्टर से पहले वो इन तीनों को ही मार डालेगा। जो कि सुनने के बाद वो दोनों पतली गली का सहारा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब पीछे से वो कोबोल्ट चाजिन पर गुर्राने लगते हैं। चाजिन हंस पड़ता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ये अपने कॉमरेड का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हैं। और अगले ही पल आखिरी के दोनों कोबोल्ट चाजिन पर अटैक करने के लिए आगे मैदान में आ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक को लाठी से मारकर वहीं पर ही मर जाता है और दूसरा अपने कॉमरेड को एक ही हिट के साथ मरता हुआ देखकर डर के मारे भागने लगता है। तो अब कोबोल्ट को तो वो जाने नहीं दे सकता, तो वो अपने मैजिक की मदद से उसकी तरफ एक बीम को रिलीज करता है जो कि उसके दिल के आर पार होकर उसे वहीं पर ही मार देता है। चाजिन की किस्मत ही खराब है या फिर उसकी किस्मत ही अच्छी है कि फ्लोर में आते ही उसे कोबोल्ट से लड़ने का मौका मिला, क्योंकि सिस्टम आ जाता है और उसे बताता है कि वेलकम टू द फर्स्ट फ्लोर। अब आपको यहाँ पर कोबोल्ट को मारना होगा जो कि एक मॉन्स्टर है। लेकिन चाजिन सिस्टम को बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो, मैंने कोबोल्ट को भी जान लिया है, उसको भी मार दिया है और अब मैं लूट कर रहा हूँ। लेकिन उसी पल में ही सिस्टम पर मैसेज आता है कि पूरे 10 कोबोल्ट को उसे हराना होगा अगर वो दूसरे फ्लोर में जाना चाहता है। तो कोबोल्ट को हराना चाजिन के बाएं हाथ का खेल है। वो एक साथ 100 कोबोल्ट को भी हरा सकता है। और जहाँ तक 100 कोबोल्ट को हराने की बात है तो उसे सेकंड फ्लोर में प्रोसीड करने से पहले वो टाइटल भी अपने नाम कर लेना चाहिए और उस टाइटल का नाम स्लेयर होता है, जिसके बारे में चाजिन बताता है कि अगर आप एक स्पीसीज के मॉन्स्टर को 1000 बार मार डालते हैं तो आपको उसका टाइटल मिल जाता है जो कि स्लेयर है। और पिछले जन्म में चाजिन ने बहुत ही ज्यादा स्लेयर के टाइटल को अपने नाम कर लिया था और अब बारी है इन लोगों को एब्जॉर्ब करने की। वो अपनी ग्लूटोनी को इस्तेमाल करने के बाद उस कोबोल्ट की गोश्त और खून को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो कोबोल्ट की भाषा को भी समझ सकता है और उसकी मेमोरीज को भी देख पा रहा है। और उसके स्टेट्स काफी ज्यादा इंसेन स्पीड से आगे बढ़ चुके हैं। वो पहले फ्लोर पर है लेकिन उसका पावर लेवल बिल्कुल एक 10th फ्लोर के प्लेयर की तरह है। और चाजिन को अपने पिछले जन्म से एक और बात याद आ जाती है कि वो अपने क्लास को खुद ब खुद भी चेंज कर सकता है। और अब उस कोबोल्ट की मेमोरी में उसे कुछ अजीब और गरीब दिखाई देता है कि उनका जो राजा है वो किसी रिचुअल के लिए इंसानों को इकट्ठा करके उनको एक सेक्रीफाइस के तौर पर किसी डीमन को दे रहे हैं। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उस रिचुअल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। तो उनके राजा को देखने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया पॉपअप होता है कि अगर वो उनके राजा को हरा देता है तो वही कारण होता है एक वेव लाने का। आसान अल्फाजों में कि एक वेव में हजारों की तादाद में कोबोल्ट होते हैं जिन्हें वो हरा कर उस टाइटल को भी अपने नाम कर लेगा। लेकिन वेव से निपटने के लिए उसे एक सेना की जरूरत होती है और वो नीचे मुर्दा पड़े हुए कोबोल्ट को एराइज बोलता है, जिससे वो मुर्दा उठ जाते हैं। और सिस्टम पर मैसेज आ जाता है कि आपने अपनी क्लास को खुद चेंज कर लिया है और आपको नेक्रोमेंसर की क्लास दी जा रही है। क्लासेस को चेंज करना चाजिन के बाएं हाथ का खेल होता है, लेकिन वो इससे भी सेटिस्फाई नहीं होता। उसके साथ आल मास्टर की सब क्लास है और उसकी मेन क्लास नेक्रोमेंसर की है, लेकिन वो एक हिडन क्लास को भी अचीव करना जानता है और वो कहाँ है वो भी उसे पता होता है। लेकिन उससे पहले उसके जो स्केलेटन मॉन्स्टर होते हैं वो साइड पर किसी चीज को नोटिस कर लेते हैं। जब चाजिन देखता है तो वो कोबोल्ट होते हैं जो कि डर के मारे कपकपा रहे होते हैं। तो चाजिन अपने स्केलेटन मॉन्स्टर को ऑर्डर दे देता है कि जाकर उनको टिकाने लगाओ और वो उसके ऑर्डर्स को मानने के बाद उन कोबोल्ट्स को मार डालते हैं। और अपनी हिडन क्लास को पाने के लिए रास्ते में जितने भी उसे कोबोल्ट मिलते हैं उन सबको अपनी आर्मी में शामिल कर रहा होता है। कुल मिला के वो पूरे 35 कोबोल्ट्स को अपनी आर्मी में शामिल कर देता है और उसी के साथ वो उस जगह पर भी पहुंच जाता है। घर में अंदर आते ही वो आसपास देखता है कि इसे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो वो अंदर जाकर नीचे लकड़ी के फ्लोर पर किक देता है, जिसके बाद उसे एक तहखाना नजर आता है। तहखाने में धीरे धीरे बढ़ते हुए वो एक एक क्रिस्टल को भी रास्ते में गिरा रहा होता है और वो नेक्रोमेंसर और मेज के बारे में बताता है कि ये दोनों काफी ज्यादा मस्त हैं, लेकिन अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो एक स्पिरिट मास्टर बन जाता है जो कि यहीं पर ही मौजूद है। और अगर मैं खुशकिस्मत रहा तो वो क्लास मेरे नाम हो सकती है। पिछले जन्म में चाजिन ने बहुत मेहनत की थी एक स्पिरिट मास्टर बनने की, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि हालात उल्टे सीधे थे। लेकिन आज वो एक स्पिरिट मास्टर बन के ही रहेगा। और यहाँ पर जो स्पिरिट मास्टर रहता है वो मर तो चुका है, लेकिन वो सबसे पहला नेक्रोमेंसर
नेक्रोमेंसर हुआ करता था। और आखिरकार चाजिन उसके कॉफिन तक भी पहुंच जाता है और उसके कॉफिन को खोलते ही नीचे से वही स्पिरिट मास्टर निकल आता है जिसका नाम वल्केन होता है। और वो बाहर निकलते ही चाजिन को बोलता है कि क्या तुम वही हो जिसने मुझे जगाया है और क्या तुम मेरे डिसेंडेंट हो। वल्केन पूरी धांसू एंट्री से निकलता है क्योंकि उसे लगा कि चाजिन एक नया प्लेयर है, तो वो उसकी धांसू इंट्रो को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाएगा। लेकिन वल्केन को क्या पता कि वो एक पुराना प्लेयर है जो कि रीइंकार्नेट हुआ है और वो उसे जानता भी है। वल्केन शर्म के मारे सॉरी बोलता है और उसे कहता है कि तुम तो घबराए ही नहीं। चाजिन जवाब में बोलता है कि एक नेक्रोमेंसर स्केलेटन को देखने के बाद डरेगा क्यों, वो यहाँ पर आया है क्योंकि उसने वल्केन की किताब पढ़ी है और वो वल्केन से ट्रेनिंग लेकर एक स्पिरिट मास्टर बनना चाहता है। चाजिन जिस किताब की बात कर रहा है वो उसने पिछले लाइफ में पढ़ी है, इस लाइफ में नहीं, लेकिन उसे उसकी सारी बातें याद हैं जो कि उस किताब में लिखी है और जो कॉन्ट्रैक्ट उस किताब में लिखा है उसे भी उसके बारे में पता है। चाजिन ने वो किताब इसलिए पढ़ी थी क्योंकि जब उसने अपनी क्लास मैच सेलेक्ट की थी तो उसे लगा कि उसने बैड डिसीजन लिया है, लेकिन ये किताब मिलने के बाद उसे ये पता चला कि वो पहले फ्लोर में वापस कैसे आ सकता है। तो वो वापस आया, यहाँ पर उसने वल्केन से स्पिरिट मास्टर लेने की ट्रेनिंग ली। वो स्पिरिट मास्टर भी बन गया, लेकिन उसका एक लक्ष्य जो कि कंप्लीट नहीं हुआ वो ये था कि वो वल्केन को अपना स्पिरिट सोल्जर बनाना चाहता था। लेकिन वल्केन को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है, तो इसलिए वो मास्टर नहीं बन पाया जो कि उसने सोचा हुआ था। चाजिन वल्केन को सारी बातें बता देता है। वल्केन भी उसकी बातें गौर से सुन रहा होता है और जो किताब में लिखा होता है वही बातें चाजिन बोल रहा होता है। और अगले ही पल वल्केन उसकी तारीफें करने लगता है कि वो उस कमीने से तो अच्छा है जो कि 10 साल पहले यहाँ आया था। तो वल्केन को भी चाजिन याद है, लेकिन ये वाला नहीं, पिछला वाला, और वो उसको बुरा भला कहता है जिससे करंट चाजिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर ये ठान लेता है कि आज तो वो वल्केन को अपना स्पिरिट सोल्जर बनाकर ही रहेगा। और जैसे ही वल्केन उसे स्पिरिट क्लास के लिए रेडी करने का बोलता है तो चाजिन बोलता है कि रुको, मुझे अपनी क्लास चेंज करनी है। इस बात पर वल्केन को यकीन नहीं आता क्योंकि ये पहला फ्लोर है और अगर उसको अपनी क्लास ही चेंज करनी है तो उसे फ्लोर 10th पर चढ़ना होगा और 10th फ्लोर पर चढ़ने के बाद उसे क्लास चेंजिंग टावर में जाना होगा, तो तभी वो अपनी क्लास को चेंज कर पाएगा। और उसे चेंज करने के बाद उसे नेक्रोमेंसर सेलेक्ट करना होगा क्योंकि ये जो स्पिरिट मास्टर है ये नेक्रोमेंसर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो पहले नेक्रोमेंसर बनो, बाद में अपनी क्लास को चेंज करो, तभी यहाँ पर आना। लेकिन वो अपना टैब खोलते हुए उस वल्केन को हैरान करके रख देता है कि वो ऑलरेडी एक नेक्रोमेंसर है। वल्केन दोबारा उसकी तारीफें करने लगता है और दोबारा उस पास्ट के चाजिन के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। और अगले ही पल चाजिन की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो ट्रेनिंग करते करते वो हमें वल्केन के बारे में बताता है कि जब टावर अर्थ में आने से पहले एग्जिस्ट हुआ करता था तो ये वल्केन इसका क्लाइंबर था जो कि इस टावर पर रूल किया करता था और वो सबसे पहला नेक्रोमेंसर था जिसकी बराबरी कोई भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं था, उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना था, तो वो रिसर्च करता जाता था और आखिर में उसे नेक्रोमेंसी से भी अच्छी क्लास मिली जो कि स्पिरिट क्लास थी। बजाय डांचो और गोश्त के समनिंग के उसे सोल बहुत ही ज्यादा पसंद थी क्योंकि ये नेक्रोमेंसी को भी पीछे छोड़ गई थी। और बहुत टाइम के बाद वल्केन ने इस स्पिरिट मास्टर को भी मास्टर कर लिया, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था और जब वो मरने के बहुत ज्यादा करीब था तो उसने नेक्रोमेंसी खुद पर इस्तेमाल करके एक एनपीसी अपने आप को बना लिया ताकि वो जिंदा रहे और उसका डिसेंडेंट आके उसके साथ किताब में जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा उसे पूरा कर ले। और अगले ही पल हमारा चाजिन सोल मास्टरी को सीख लेता है। वल्केन उसे समझाता है कि समनिंग कैसे करनी है और सोल को कैसे कैप्चर करना है और वो उसे ये भी बताता है कि वो थर्ड स्पिरिट मास्टर है। दूसरा जो कि कमीना था उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। तो चाजिन वल्केन को बताता है कि तुम्हारी बातें तो ठीक है लेकिन अपना काम खुद करना चाहिए, जिसको सुनकर वल्केन गुस्सा हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसे याद दहानी दिलाता है। लेकिन उसके पास धीरे बढ़ता हुआ वो वल्केन को बहुत ही ज्यादा परेशानी में डाल लेता है और अगले ही पल जब वो उसे कैप्चर करने की कोशिश करता है तो वल्केन को लगभग वो कैप्चर कर लेता है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाकर उसे गाली देता हुआ वहाँ से भागने लगता है और उसे गाली देता हुआ वो सामने की ओर नहीं देख रहा होता तो वो एक मैजिक प्रिजन में कैद हो जाता है। लो क्लास का प्रिजन होता है तो वो उसे तोड़ सकता है, लेकिन चाजिन कहता है कि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। तो वल्केन अब बहुत बुरी तरीके से फंस गया है और उसी एंड टाइम पर चाजिन अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है। जब वल्केन को समझ में आ जाता है कि ये तो पिछला वाला चाजिन है तो वो गुस्सा होकर उसे बार बार गालियां देने लगता है, लेकिन तब तक वो अपनी स्पिरिट मास्टरी को एक्टिव करके उसकी सोल को कलेक्ट कर लेता है और वल्केन को विश्वास नहीं आ रहा होता कि वो उसी घटिया आदमी के हाथों लगा जिससे वो पहले अपने आप को बचा लिया था। उसको कैप्चर करने के बाद चाजिन उसे बताता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो उसके नाम को रोशन तो करेगा
करेगा, लेकिन उसकी मदद लेकर साथ में मिलकर काम करेंगे तो उसे उसका नाम रोशन करने की जरूरत नहीं बल्कि वो खुद भी कर सकता है। तो अगले सीन में जब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बाहर निकलता है तो स्टेटस विंडो पर हमें बताया जाता है कि पीक ऑफ ऑल इवल और ऑब्जर्विंग डेथ डीमन उसके स्टेटस विंडो के बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं और वो देखना चाहते हैं, लेकिन अगेन वो दिखाने से मना करता है और कहता है कि सब्र करो, आगे तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। डीमंस और गॉड जो होते हैं वो क्लास चेंजिंग रूम में नहीं आ सकते, तो इसलिए वो प्लेयर्स के स्टेटस विंडो के बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं जब वो अपनी क्लास को चेंज या सेलेक्ट करते हैं। अब स्पिरिट मास्टर बनने के बाद उसे अपने स्केलेटन की जरूरत नहीं, तो चाजिन अपने पूरे स्केलेटन्स को मार डालता है और अब इस मर्तबा उनकी सोल से ही एक आर्मी बना लेता है और उन्हीं आर्मी के बीच पीछे से उसे आवाज आती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि वेलकेन की होती है, जो कि उसे गालियां दे रहा होता है क्योंकि वेलकेन फर्स्ट नेक्रोमेंसर था और वो आज चाजिन का पालतू कुत्ता है। चाजिन भी उसका ह्यूमन फॉर्म देखने के बाद काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन वेलकेन गुस्से के कारण बहुत ही ज्यादा माना को रिलीज करता है तो उसे बाद में घुटन महसूस होती है और वो खांसने लगता है। चाजिन उसे माना रिलीज करने से मना करता है क्योंकि अगर वो उसकी माना को रिलीज करेगा तो वो उसकी माना से ही जिंदा है, तो अगर खत्म हो गई तो वो भी मर जाएगा। वेलकेन धमकी से नहीं डरता, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं होता और जब चाजिन उसे बताता है कि उसके पास अभी तक ग्लूटोनी स्किल है तो वो डर के मारे उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अभी आगे क्या करना है। तो वो साइड पर कासल की ओर इशारा करके बोलता है कि मुझे कोबोल्ड लॉर्ड को मारना है, वो किसी रिचुअल के लिए इंसानों को जमा कर रहा है। और अगले ही पल जब हमारा चाजिन और उसकी टीम जब उस पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं उस कोबोल्ड के राजा को मारने के लिए, तो सामने उन्हें दो गार्ड्स नजर आते हैं जो कि चाजिन की ओर ही इशारा कर रहे होते हैं। चाजिन हंसता हुआ अपने स्पिरिट सोल्जर को रिलीज करके उन दोनों को भी मार डालता है और थोड़ा दूर जाने के बाद ऊपर से और भी ज्यादा कोबोल्ड चाजिन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अब चाजिन के सामने ये कोबोल्ड कुछ भी नहीं है और उनके स्पिरिट सोल्जर इन कोबोल्ड से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, तो उसे इनसे डरने की जरूरत नहीं। वो इन कोबोल्ड को मक्खियों की तरह मार मार कर बहुत ही ज्यादा बोर हो जाता है और उन लोगों से उन्हीं की भाषा में बोलता है कि मुझे तुम्हारे राजा से मिलना है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा वीक हो। और उसी कासल में जो राजा होता है उसे चाजिन के बारे में पता चल जाता है कि एक इंट्रूडर आया है। एक इंट्रूडर के आने से वो अपने बाकी कोबोल्ड से रिचुअल के लिए जमा किए हुए इंसानों को जल्दी लाने का बोलता है ताकि वो इस रिचुअल को जल्दी से जल्दी पूरा कर पाए। और अगली ओर चाजिन जो कि धीरे धीरे करके कासल तक भी पहुंच गया है और कासल के अंदर जितने भी सामने की ओर कोबोल्ड्स होते हैं वो सारे के सारे स्पिरिट सोल्जर के सामने कुछ भी नहीं होते। बहुत ज्यादा कोबोल्ट होने की वजह से स्पिरिट सोल्जर उन लोगों को एक एक करके तो संभालते हैं, लेकिन स्पिरिट सोल्जर कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए चाजिन एक ना एक को तो पकड़ के उनके गर्दनों को ही तोड़ रहा होता है ताकि वो अपने स्पिरिट सोल्जर को जल्द से जल्द आगे भेज सके। तो उसी एंड टाइम पर जब वो छत टूट जाती है तो उनमें से 3 गोब्लिन्स निकलते हैं जिनको तो एक स्पिरिट सोल्जर संभाल लेता है, लेकिन बाकियों को जो कि चाजिन पर अटैक करने वाले थे तो उनको चाजिन बड़ी ही स्पीड से मार डालता है। और एक हिडन क्लास वाकई में बहुत ही ज्यादा ओपी होती है। अब बहुत ज्यादा कोबोल्ड्स को चाजिन ने मार दिया है और अब वो उसके ऑरा को भी फील कर पा रहा है कि वो उस बादशाह के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो उनकी लीडर की ऑरा को फील करने के बाद चाजिन उससे लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है और सिस्टम पर मैसेज आता है कि पीक ऑफ ऑल डीमन चाजिन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हैं और चीयर अप भी कर रहे हैं, लेकिन चाजिन को उसकी चीयर अप करने की जरूरत नहीं, वो वैसे भी जीतने वाला है तो उसे ये सब करने की जरूरत नहीं, वो उसका डिसाइपल नहीं बनने वाला। और अगली ओर जो कोबोल्ट लॉर्ड होता है वो एक एक करके इंसानों को मार रहा होता है, लेकिन वो फिर भी कम होते हैं। वो रिचुअल के लिए और भी ज्यादा ऑफरिंग चाहता है ताकि डेथ ऑब्जर्विंग डीमन को वो अपनी सेटिस्फेक्शन दिखाए कि वो कितना दयालु है। अगली ऑफरिंग को देखने के बाद वो कोबोल्ट लॉर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो कोरियन मिथोलॉजी की 2 कायबे जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर क्रीचर हैं वो होती है। उस राजा को भी समझ में आ जाता है कि अब उसकी रिचुअल इससे पूरी हो जाएगी, लेकिन तब तक वहाँ पर हमारा चाजिन आकर अपनी सोर्ड को फेंकता हुआ उस क्रीचर को उस कोबोल्ट लॉर्ड के हाथों से बचा लेता है। कोबोल्ट लॉर्ड ऊपर देखता हुआ चाजिन को पाता है और उसे 2-4 गालियां देके बोलता है कि तुम मेरे रिचुअल को नहीं रोक सकते, लेकिन चाजिन उसे बताता है कि अगर तुम समनिंग कर रहे हो या जो भी बकवास तुमने शुरू की है ये अब काम नहीं करने वाली क्योंकि तुम फेल होने वाले हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ।
चाजिन को देखने के बाद कोबाल्ट लॉर्ड अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मैं इनका राजा हूँ और मेरा नाम कालूम है, तो जरा रिस्पेक्ट से बात किया करो। तो चाजिन उसे बताता है कि पहले लेवल के मॉन्स्टर के लिए तुम बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाले हो, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट ही चाहिए तो तुम्हें मुझे मजबूर करना होगा ताकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर पाऊँ या फिर मुझे इम्प्रेस करो। दोनों की बहस को सुनने के बाद पीछे वो जो रेयर क्रीचर होती है उसे समझ तो नहीं आ रही होती कि ये दोनों आखिर रिस्पेक्ट के लिए क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि कोबाल्ट लॉर्ड का ध्यान उससे हट चुका है। तो वो इसी मौके का फायदा देखकर वहाँ से कल्टी होने के लिए भाग निकलती है। तो कोबाल्ट लॉर्ड उसे नोटिस करने के बाद उसे रुकने का बोलता है, लेकिन वो है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बड़ी ही स्पीड के साथ आगे बढ़ रही होती है। तो ये कोबाल्ट लॉर्ड को मजबूर करके डेथ ऑब्जर्विंग डीमन से स्ट्रेंथ के लिए इंसिस्ट करता है ताकि वो उसे अपनी थोड़ी सी ताकत दे दे। तो डेथ ऑब्जर्विंग डीमन का नाम सुन के चाजिन को भी वो नाम बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लगता है और कोबाल्ट लॉर्ड अपने डेथ डीमन से स्ट्रेंथ लेने के बाद अपना कॉर्प्स स्पीयर उस क्रीचर की ओर फेंक देता है, जो कि बड़ी ही तेजी से उस तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो रेयर क्रीचर गिर जाती है। अब वो गिर गई है और पीछे से वो स्पीयर बड़ी ही तेजी से उस तक पहुंचने ही वाली होती है। तो उसी बीच में ही हमारा चाजिन आकर उस स्पीयर से पहले ही पहुंच आता है और उस स्पीयर को अपने एक ही मुक्के के साथ पूरा का पूरा खराब कर देता है। कोबाल्ट लॉर्ड अपने अटैक को एक ही पंच के साथ नष्ट होता देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। पीछे वही रेयर क्रीचर चाजिन को शुक्रिया अदा करती है कि उसकी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चाजिन ज्यादा ध्यान नहीं देता, जब वो उसके सींग की ओर देखता है तो वो भी ये देखकर कि एक 100th फ्लोर वाला आखिर पहले फ्लोर पर क्या कर रहा है। चाजिन बताता है कि ये क्रीचर बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये सिर्फ 100 फ्लोर पर ही पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ हुआ है क्या। उसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वो उसे प्रोटेक्ट करने का ठान लेता है ताकि उसे बाद में 100th फ्लोर के बारे में पता चल जाए कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा क्रीचर मजबूर होके पहले लेवल पर आ गया है। साइड पर कोबाल्ट लॉर्ड गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी ऑफरिंग के बीच में ही चाजिन आ गया और उसको बचा लिया। तो चाजिन उस रेयर क्रीचर को छुपने का बोलता है ताकि फाइटिंग के बीच वो दोबारा ना फंस जाए और सामने से कोबाल्ट लॉर्ड अपनी मैजिक को दोबारा से एक्टिव करता हुआ अपने कुछ कोबाल्ट पर अपना मैजिक इस्तेमाल करके चाजिन की ओर भेज देता है और उसमें एक टाइम बॉम्ब लगाया होता है। जब वो कोबाल्ट चाजिन के बहुत ही ज्यादा नजदीक हो जाते हैं तो वो फट जाते हैं, लेकिन चाजिन इतनी स्पीड से उस धमाके को डॉर्च किया है कि उस धमाके से पहले ही वो कोबाल्ट लॉर्ड के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है और वो पहुंचते ही उस कोबाल्ट लॉर्ड के अंडर चिन में एक पंच दे देता है और कहता है कि तुम्हारी माना कंट्रोल बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसलिए तुम आज नहीं बचने वाले। कोबाल्ट लॉर्ड पीछे गिरता हुआ इस बात को तो समझ लेता है कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं, क्योंकि पहले फ्लोर वाले इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। वो इसी के बारे में सोच ही रहा होता है कि चाजिन उसके सामने दोबारा आ जाता है और दूसरा पंच देने से पहले वो अपना रिचुअल एक्टिव करके जितना भी खून उसने जमा किया होता है उससे एक बड़ा ब्लड गोलम बनाकर चाजिन को उसमें पकड़ लेता है और बड़ी ही जोर से उसे जमीन पर मारता है। वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और बोंगिया मारने लगता है कि आज वो नहीं बचने वाला क्योंकि उसने गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। चाजिन कंफ्यूज क्योंकि पहले फ्लोर का मॉन्स्टर इतना बड़ा रिचुअल कैसे कर सकता है और इतना बड़ा गोलम समन करना तो उसके बस में नहीं हो। यही समझकर कि इसके पीछे जरूर वो ऑब्जर्विंग डेथ डीमन है, तो उसके कारण वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस कोबाल्ट लॉर्ड को बोलता है कि क्या उसको पता है कि वो किससे बात कर रहा है। अगर उसे नहीं पता तो वो एक ऐसा इंट्रोडक्शन देगा कि उसके बाद वो जिंदा ही नहीं बचेगा। और उसी एंड टाइम पर वो अपने स्पिरिट सोल्जर को निकालकर उस ब्लड डीमन के अंदर जाने का ऑर्डर देता है और वो अंदर जाकर उस ब्लड डीमन को खत्म कर देते हैं। अपने ब्लड गोलम को इस तरह नष्ट होते देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और चाजिन अब उसे सारी बात बता देता है कि एक फर्स्ट फ्लोर के मॉन्स्टर के लिए इतना बड़ा रिचुअल करना और फिर उसके बाद इतना बड़ा ब्लड गोलम क्रिएट करना ये उसके बस में नहीं। और वो डेथ ऑब्जर्विंग डीमन की ओर इशारा करके बोलता है कि ये तुम्हारे ही करतूते हैं। डेथ ऑब्जर्विंग डीमन भी हैरान हो जाता है कि आखिर इसे कैसे पता चला। तो उसकी साइड लेता हुआ जो हमारा पीक ऑफ ऑल इवल है वो उसकी ओर बड़े ही घूर से देख रहा होता है कि आखिर वो चाजिन के साथ क्या करना चाहता था। चाजिन पीक ऑफ ऑल इवल को सारी बात अब बताता है कि क्लास चेंजिंग रूम से निकलने के बाद ये बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था। तो ये सामने जो बंदा जो कि उसका एक बिलीवर है तो इसी पे ही इसने मुझे टेस्ट किया है। इतनी सारी ताकत सिर्फ एक फाइट के लिए और वो भी मुझे टेस्ट करने के लिए, ये तो इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन अब मैं इसके बिलीवर को नहीं छोड़ने वाला। और ये सुनकर डेथ ऑब्जर्विंग डीमन भी काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है कि वो उसके बिलीवर को अब नहीं छोड़ने वाला। तो उसकी सारी कही हुई बातों को जब वो कोबाल्ट लॉर्ड सुन लेता है तो वो गुस्से से बोलता
है कि मेरा इंतकाम लेने के लिए ऑब्जर्विंग डेथ डीमन जरूर बदला लेगा। तो चाजिन अपने स्पिरिट सोल्जर को निकालता हुआ उसे बोलता है कि जरूर, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। और वो अपने स्पिरिट सोल्जर की मदद से उस राजा को पकड़कर एक डार्क पोर्टल में ले जाते हैं। और बाद में चाजिन डेथ ऑब्जर्विंग डीमन से बोलता है कि मैं तुमसे भी बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा, जिसको सुनकर ऑब्जर्विंग डेथ डीमन हंस पड़ता है, लेकिन उसे मजा आ रहा है। और चाजिन चुटकी मारता हुआ उस कोबोल्ट लॉर्ड को उस डार्क पोर्टल में मार डालता है। और जब थोड़ी देर के बाद उसे बाहर निकालता है तो बहुत सारा खून उस काले पोर्टल से निकल रहा होता है, जो कि आसपास की चीजों पर भी लग जाता है और वो खून में लथपथ होता है। और हमारा ये मेन प्रोटैगनिस्ट, हमारा ये मेन हीरो कम और विलन ज्यादा लगता है। वो अपनी परछाई में बिल्कुल एक डेविल की तरह लग रहा होता है। कोबोल्ट लॉर्ड तो मर जाता है, लेकिन चेकआउट करने के लिए हमारा चाजिन उसके करीब जैसे ही पहुंचता है तो उसकी सोल निकलकर वहां से भागने लगती है, जिसको डायरेक्ट चाजिन पकड़ लेता है। सोल को पकड़ने के बाद कहता है कि तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, और वो उस सोल को ऑर्ब में कन्वर्ट कर लेता है। बाद में उसे मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए स्टैट्स बढ़ाने के लिए चाजिन उसे खा जाता है, जिसके बाद उसके स्टैट्स बढ़ने लगते हैं। चाजिन को ये लगा नहीं था कि उसके स्टैट्स इस ऑर्ब को खाने के बाद इतनी जल्दी बढ़ेंगे। बाद में वही क्रीचर साइड से आती हुई चाजिन को दोबारा थैंक यू बोलती है। चाजिन उसकी गलतफहमी को दूर कर देता है कि वो उसकी मदद के लिए यहाँ नहीं आया, बल्कि उसे कोबोल्ट लॉर्ड को हराना था। तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंस था, लेकिन फिर भी ये क्रीचर जो होते हैं ये एहसान का बदला चुकाते हैं, एहसान अपने ऊपर नहीं छोड़ते। चाजिन मजीद डिटेल में बताता है कि ये क्रीचर रिवेंज के मामले में और एहसान का बदला चुकाने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। लेकिन आखिर इस तरह का क्रीचर पहले फ्लोर पर क्या कर रहा है? वो क्रीचर अपना नाम रियू बताती है। तो अब चाजिन रियू से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि उसे तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिसके जवाब में रियू बताती है कि उसके विलेज पर अटैक हुआ है, जिसको सुनता हुआ चाजिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। चाजिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस तरह के क्रीचर जो कि फाइटिंग में माहिर हैं, इन पर आखिर कौन हमला कर सकता है? ये कोई हंटर तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी अगर वो इन पर अटैक करेगा। तो आखिर में चाजिन को इतना तो समझ में आ जाता है कि इन पर अगर किसी ने अटैक किया है तो वो द ग्रेट 4 स्पीसीज हो सकते हैं, जो कि जायंट्स, ड्रैगन्स, डीमंस एंड एंजल्स हैं। यही 4 स्पीसीज जो कि टावर के बहुत ही ग्रेट स्पीसीज माने जाते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों ने ही इन पर अटैक किया है, लेकिन वो इतना रेकलेसली अटैक नहीं कर सकते। हो सकता है कि उन लोगों ने किसी की मदद लेकर इन लोगों पर अटैक किया हो, तो उसके दिमाग में द 9 स्टार्स आते हैं। और जितना भी इसके बारे में सोचो तो यही दोनों हैं जो कि इनके विलेज पर अटैक कर सकते हैं। अब चाजिन वहाँ से जाने लगता है तो रियू उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। चाजिन बोलता है कि वो आगे टावर पर चढ़ने के लिए जा रहा है। तो अब रियू उससे एक रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है कि वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। रियू एक रेयर क्रीचर है, लेकिन वो अभी छोटी है, लेकिन अगर इस तरह का क्रीचर पार्टी में हो तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो चाजिन मान जाता है, लेकिन उसे बताता है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाएगा जिस तरह आज उसकी मदद कर पाया है। रियू चाजिन को टेंशन लेने से मना करती है, क्योंकि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। लेकिन कोबोल्ट के हाथों मरते मरते वो बची है, जिसको जब वो बताता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो कहती है कि ध्यान भटकने की वजह से उसने उसे पकड़ लिया था, तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब चाजिन को कपड़े भी बदलने हैं। तो नीचे कोबोल्ट लॉर्ड की बॉडी से एक ऑर्ब निकला होता है, जिसको वो जब सेलेक्ट करता है तो उसे उसका चादर मिल जाता है। और आखिरकार जब वो दोनों किले से निकलकर बाहर आते हैं तो जमीन से वल्केन निकलता है, जो कि चाजिन को पूरी डिटेल बता देता है कि कोई भी कोबोल्ट अब इस कासल में नहीं बचा। तो रियू भी वल्केन को देख पाती है और वो चाजिन से पूछती है कि ये कौन है। वल्केन भी हैरान हो जाता है कि वो एक स्पिरिट को कैसे देख सकती है, लेकिन वो बताती है कि हमारे क्रीचर्स में से एक स्पेशल क्रीचर होता है जो कि स्पिरिट्स को देख पाता है। तो चाजिन के हाथों एक खजाना लगा है। वो एक क्रीचर तो है, लेकिन क्रीचर में भी स्पेशल क्रीचर। अगर वो उसे एब्जॉर्ब कर ले तो उसे कितने स्टैट्स मिलेंगे और कौन सी ताकत मिलेगी। लेकिन फिलहाल अभी के लिए वो उसे ट्रेन करना चाहता है। अब बात मेन मुद्दे पर आती है कि राजा को तो चाजिन ने हरा दिया है। तो स्टेटस विंडो पर मैसेज आता है कि राजा को हराने पर आप एक वेव शुरू कर सकते हैं, क्या आप इस टास्क को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अब चाजिन को तो यही चाहिए था, और वो जब एक्सेप्ट करने का ठान लेता है तो पीछे से दोनों उसे मना करते हैं, क्योंकि इतनी लंबी फाइट वो अभी अभी लड़ा है और डायरेक्ट अब वेव को सेलेक्ट कर रहा है। ये तो सरासर एक बेवकूफी हुई। लेकिन चाजिन बताता है कि वो यहीं पर तो इसी के लिए तो आया था। अगर वो अब ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब उसने अपना टाइम वेस्ट किया है। और सिस्टम पर भी मैसेज आ जाता है कि डेथ ऑब्जर्विंग डीमन चाहता है कि तुम अगर इसे एक्सेप्ट कर लेते
हो और पहले नंबर पे आ जाते हो तो वो उसे एक रिवॉर्ड देगा। अब इस वेव में उसे दो फायदे हैं, एक तो उसे स्लेयर का टाइटल मिल जाएगा और दूसरा उसे डेथ ऑब्जर्विंग डीमन से रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस वेव को एक्सेप्ट कर लेता है और वेव विलेज के आसपास ही कहीं अपीयर होने वाला है। तो जब वहाँ पर सीन चला जाता है तो कुछ लोग वेव को रिकॉग्नाइज करके बोलते हैं कि आखिर किस बेवकूफ ने इस वेव को सेलेक्ट किया है। वो जल्दी से सेकंड फ्लोर पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वही लोग सिर्फ जा सकते हैं जिसने पूरे 10 कोबोल्ड्स को हराया हो और उनमें से कुछ लोगों ने अपने 10 कोबोल्ड्स को नहीं हराया। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो लोग एक कदम लेने से पहले ही उनके सामने वो वेव आ जाती है और उस वेव के पोर्टल से बहुत सारे कोबोल्ड्स निकल रहे होते हैं। उन लोगों ने टाइम पर प्लान नहीं बनाया था तो इसलिए अब वो फंस चुके हैं। लेकिन उसी एंड टाइम पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट चाजन वहाँ पर पहुँच जाता है और एक दमदार एंट्री से उन लोगों को दोबारा वही कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी एक टारगेट को छुआ भी तो मैं इन मॉन्स्टर से पहले तुम लोगों को ही मार डालूंगा। और वो तीनों उस वेव का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। पीछे खड़े लोग चाजिन और उसकी टीम को रोकने के लिए पूरी आवाजें लगाते हैं, लेकिन चाजिन है कि अपना नेक्रोमेंसर का पावर यूज करके अपने अंदर से स्पिरिट सोल्जर को निकाल कर उनको बोल्ट्स के ऊपर भेज देता है, जिसको पीछे देखकर वो बंदे समझ जाते हैं कि ये कोई आम प्लेयर नहीं है बल्कि ये तो एक नेक्रोमेंसर है। स्पिरिट सोल्जर तो उनको बोल्ट्स का सत्यानाश कर रहे होते हैं। तो पीछे खड़ी रियू चाजिन से बोलती है कि वो भी स्लेयर टाइटल को अचीव करने के लिए इस जंग में हिस्सा लेना चाहती है। तो चाजिन बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन स्पिरिट सोल्जर बहुत ही ज्यादा तेज है तो क्या वो कीप अप कर पाएगी। जिसके जवाब में वो बताती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर स्पीड का मामला हो तो उससे तेज और कोई भी नहीं। ये कहकर वो एक इन्फिनिटी पॉकेट को खोलती है, जिससे बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी चाजिन को फील होने लगती है और अगले ही पल उस पॉकेट में से वो एक सोर्ड को निकाल लेती है जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी से भरी होती है। अब चाजिन देखना चाहता है कि ये सोर्ड क्या कर सकती है। तो सही टाइम पर एक कोबोल्ड जंग के बीचों बीच रियू को टारगेट बना लेता है और वो जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो रियू धीरे धीरे से अपनी सोर्ड को कवर से निकालती है और पलक झपकते ही वो उस कोबोल्ड को मार डालती है कि चाजिन को भी नजर नहीं आता। अब चाजिन सोच में पड़ जाता है कि इतनी खतरनाक सोर्ड वो भी इतनी छोटी लड़की के हाथों में, तो उसे उस अटैक के पीछे कारण का समझ में आ जाता है कि जिसने भी अटैक किया है तो वो इस रियू को मारने के लिए और इस सोर्ड को हासिल करने के लिए किया था, यानी कि पूरा का पूरा विलेज रियू और इस सोर्ड को नष्ट करने के लिए मरा है। वहीं पर पीछे से चाजिन को कोई आवाज लगाता है। चाजिन उस आवाज को पहचानता नहीं, तो वो जब पीछे देखता है तो एक बंदा जो कि अपना नाम किम थाई बताता है, वो चाजिन से बोलता है कि क्या वो वही है जिसने वेव को एक्टिव करा है। चाजिन बोलते कि हाँ, लेकिन तुम कौन हो। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि क्या तुमने व्हाइट सोलो गिल्ड का नाम सुना है। चाजिन को उस गिल्ड के बारे में नहीं पता, तो किम थाई उसे डिटेल में बताता है कि द फेमस 9 स्टार के जो होली ब्रदर एंड सिस्टर हैं और उनका जो फेमस गिल्ड होली लैंड गिल्ड है, उनका ही ये एक ब्रांच है जिसका नाम द व्हाइट स्वॉलो है और मैं ही उसका एक मेंबर हूँ। तो अब उस लड़के के लगने वाले हैं, क्योंकि चाजिन को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि ये उसी होली ब्रदर एंड सिस्टर जो कि द 9 स्टार में है, उसी के गिल्ड का एक मेंबर है। किम ताई इस बात को रिवील करता है कि उसका बिग ब्रदर भी उसी गिल्ड का एक मेंबर है और वो भी 10th फ्लोर को क्लियर करने के बाद वहाँ पर जाएगा और ज्वाइन करेगा। लेकिन फिर भी किम ताई के कनेक्शंस उस व्हाइट सोलो गिल्ड के साथ है, तो वो अपने आप को उसका मेंबर मानता है। वो चाजिन को भी बोलता है कि तुम्हारे स्किल्स काफी अच्छे हैं, क्या वो उस सोलो गिल्ड को ज्वाइन करेगा। वो अपने बड़े भाई से उसके लिए बात करेगा, लेकिन तब तक वो कुछ और बोले तो वो तब तक अपने स्पिरिट सोल्जर से उसे जगड़ लेता है और सोर्ड को निकालता हुआ उसे बोलता है कि तुमसे कुछ सवालात करने हैं, अच्छे टाइम पर आए हो। उसके पीछे दोस्त उसे छोड़ने का बोलते हैं क्योंकि वो एक फेलो क्लाइंबर है और वो उसे थ्रेट कर रहा है। तो चाजिन बोलते हैं कि क्यों नहीं, मैं क्यों थ्रेट ना करूं, क्योंकि पृथ्वी पर न किसी से चोरी किया जा सकता है, न किसी को मारा जा सकता है, न किसी को डराया जा सकता है और न किसी को थ्रेट किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम टावर में हो तो स्ट्रेंथ मैटर करता है और तुम कुछ भी कर सकते हो। और वो इस किम थाई को छोड़ता हुआ उसे बोलता है कि एक मर्तबा इस वेव को खत्म होने दो तो मैं तुमसे काफी ज्यादा सवालात करूंगा और बाद में मार भी डालूंगा। तो अगर तुम जल्द से जल्द मरने की ख्वाहिश नहीं रखते तो मुझसे दूर ही रहो। और ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त आकर किम ताई से बोलते हैं कि क्या वो इसी तरह ही बैठा रहेगा, उससे बदला नहीं लेगा। तो किम ताई डर के मारे उन लोगों से भाग निकलने का बोलता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुका है। और अब चाजिन भी जंग में हिस्सा लेकर उन लोगों पर अटैक करने के लिए वल्केन के साथ बढ़ जाता है। वो सीधा गोब्लिन्स पर अटैक करता है और एक ग्रुप को लैंड होते ही मार डालता है। वो वल्केन से बोलता है कि जितने भी वो किल करेगा तो उसे जल्दी से जल्दी स्केलेटन सोल्जर में वो बदल दे। वल्केन ऑर्डर की आज्ञा करते हुए उसे बोलता है कि तुम फिक्र मत करो और थोड़ी देर के बाद बहुत सारे कोबोल्ड स्केलेटन सोल्जर में बदल जाते हैं और दोबारा
वल्केन को बताता है कि अब इस मर्तबा स्पिरिट सोल्जर में उनको बदलो और सीधा उन गोब्लिन्स पर धड़ाधड़ टूट पड़ जाता है और उन लोगों को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं देता और उन लोगों की बैंड बजा देता है। और दूसरी ओर रियू जो कि उन कोबोल्ट से लड़ते लड़ते बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, वो उनके साथ कीप अप नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत सारे हैं। तो उसी में ही पीछे से एक कोबोल्ट को मौका मिलता है जो कि मौके का फायदा देखकर रियू पर पीछे से हमला कर देता है और एक स्ट्राइक लगाता हुआ रियू को वो बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है और वो चीखने लगती है। लेकिन वो तुरंत ही अपने दर्द को बर्दाश्त कर लेती है क्योंकि उसने इससे भी बुरा मंजर देखा हुआ है। अपने घर, अपने दोस्तों, अपने माता पिता को अपने आंखों के सामने राख होता देखकर वो इस दर्द को बर्दाश्त कर लेती है क्योंकि ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। और वो उठती हुई बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा भी देती है, लेकिन बाद में वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाती है जिसके कारण वो आगे और नहीं लड़ पाएगी। तो अगले ही पल पीछे से एक धमाके की आवाज आती है। पीछे देखने पर उसे चाजिन नजर आता है, तो इसका मतलब चाजिन ने ही ये धमाका किया है। चाजिन की स्ट्रेंथ, पोटेंशियल को देखने के बाद वो भी इसी बात को समझ जाते हैं कि अगर उसे टावर को चढ़ना है और अपना रिवेंज लेना है तो चाजिन की मदद के बगैर ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। बातों बातों में उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है जो कि एक मॉन्स्टर के लिए अटैक करने का एक रीजन बन सकता है। और अगले ही पल पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही पीछे से वल्केन आकर उसको मार डालता है। वल्केन की मदद करने से उसको सांस लेने का टाइम मिल जाता है और वो दोबारा उठते हुए वल्केन को थैंक यू बोलती है। वल्केन उसकी स्ट्रगल को देखने के बाद इतना तो समझ जाता है कि इस लड़की ने बहुत कुछ झेला हुआ है, तो इसलिए ये अब रुकना नहीं चाहती। लेकिन यहाँ पर रियू वल्केन से सवाल करती है कि आखिर वो लोग इसकी मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जब 100th फ्लोर से वापस आ रही थी तो उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। और वो इस बात का शुक्र अदा करती है कि किसी ह्यूमन ने उसे नहीं देखा, वरना वो उसे किडनैप भी कर सकते थे। अब यहाँ पर वल्केन उसे बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, वो जस्ट अपने मास्टर का ऑर्डर का पालन कर रहा है। रियू हैरान, लेकिन वल्केन सच बताता है क्योंकि चाजिन ने ही उसे वेव शुरू होने से पहले बोला था कि अगर तुम अपनी जान खो भी दो लेकिन तुमने रियू को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि उसे अपना रिवेंज लेना है, तो हमें उसकी हर हालत में मदद करनी होगी। और ये कहता हुआ वल्केन वहाँ से चला जाता है। अब वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर अपनी पावर को दोबारा एक्टिव करती हुई चाजिन का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगी और मैं इसकी कसम भी खाती हूँ। और अगले ही पल दोबारा अपनी इन्फिनिटी पॉकेट से एक बहुत ही खतरनाक मास्क निकाल लेती है और अगले ही पल जब वो उसे पहन लेती है तो वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रही होती है जिसके अंदर डीमन ऑरा होता है और वो बाद में गुस्से से गुर्राती भी है। गुस्सा होती हुई रियू अपने बॉडी से बहुत ही ज्यादा डिमोनिक ऑरा को रिलीज करती है, जिसको हमारा वल्केन और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी फील कर पा रहा है। जब सीन रियू पर दोबारा पड़ता है तो वो बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह डेथ स्टेयर देती हुई उन मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ही कदम दूर होती है और पलक झपकते ही वो उस मॉन्स्टर के पीछे इतनी तेज आ जाती है कि उस मॉन्स्टर को भी पता नहीं चलता और कुछ ही सेकंड्स में वो उन पूरे भंडार को ही मार डालती है और दोबारा डेथ स्टेयर देती हुई और आगे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए बढ़ जाती है। और उसकी किलिंग स्पीड का अब अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते। पीछे खड़ा चाजिन जब ये देखता है कि अब इसके साथ मास्क भी आ गया है तो उससे इसकी बात का कंफर्म हो जाता है कि इसका विलेज इसी रियू की वजह से ही डिस्ट्रॉय किया गया था, क्योंकि रियू की पोटेंशियल को वो लोग और ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे। लेकिन वो रियू को इस बात को बताने से इनकार करता है क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता। और कुछ ही देर के बाद 1 मिनट रहता है कि वो पोर्टल बंद हो जाए। तीनों पोर्टल को छोटा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होकर एक्साइटेड हो जाते हैं और आखिरी टाइम में ही एक और मॉन्स्टर जो कि शायद से लास्ट हो वो निकलकर उन तीनों की ओर बढ़ रहा होता है। तो चाजिन उसे देखकर मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि ये लास्ट मॉन्स्टर है और अपनी सोर्ड को निकालता हुआ उसकी तरफ फेंक देता है और उस मॉन्स्टर को भी मार डालता है। और इसी तरह ही स्टेटस विंडो पर मैसेज आ जाता है कि वेव खत्म हो चुका है और उन तीनों में रिवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन रियो जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुकी है वो अपनी टांगों पर खड़ी नहीं हो पाती और वो गिरने लगती है। लेकिन तुरंत ही चाजिन उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो चाजिन की बाहों में अपने आप को पाती हुई रियो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है और वो उसे शर्माती हुई बोलती है कि हाँ वो ठीक है। अब स्टेटस विंडो पर मैसेज आता है कि रैंकिंग के हिसाब से ही इन लोगों में प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो चाजिन अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता और वो कहता है कि जल्दी करो। रिवॉर्ड के डिस्ट्रीब्यूशन पर और वेव को क्लियर करने पर उन लोगों को 2500 पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही में चाजिन के स्टैट्स भी बढ़ने लगते हैं। अचीवमेंट पॉइंट्स तो ठीक हैं, लेकिन ये जो स्टैट्स की स्पीड है ये अभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्लो है। तो चाजिन अब ठान लेता है कि आज के बाद वो ज्यादा से ज्यादा आल मास्टरी और ग्लूटोनी को ही इस्तेमाल करेगा ताकि जब वो उससे
उससे बहुत किस्म के स्किल सीख ले तो उसके बाद बहुत सारे अचीवमेंट पॉइंट्स और स्टेट्स भी बहुत स्पीड से बढ़ेंगे। तो अब बारी आती है कि प्राइस को रैंकिंग बाय डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो रैंकिंग में सबसे पहले जिसने सबसे ज्यादा मॉन्स्टर को मारा है पहले चाजिन होता है। दूसरे नंबर पर जिसने सबसे ज्यादा मारे हैं वो हमारी रियो होती है और तीसरे नंबर पर हमारा वल्केन होता है, जो कि ये सोचकर कि सबसे ज्यादा काम तो उसी ने ही किया है तो वो तीसरे नंबर पर कैसे आया। अब वल्केन के हाथों में प्राइस को देखकर चाजिन उसे मांगता है, क्योंकि वो एक स्पिरिट सोल्जर है तो प्राइस से वो क्या ही कर लेगा। लेकिन अजीब बात ये होती है कि साइड से रियो भी अपना प्राइस चाजिन को देना चाहती है, क्योंकि अब उन दोनों का फ्यूचर इकट्ठा लिखा हुआ है। ये देखकर चाजिन बहुत ही ज्यादा शक करने लगता है और वो रियो से बोलता है कि हाँ, मैंने एग्रीड किया था कि तुम हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन तुम पर यकीन करना ये मैंने नहीं बोला था कि तुमसे ली हुई चीज पर मैं यकीन कर सकता हूँ। और शायद रियो वो इसलिए दे रही है ताकि वो उस पर शक ना करे, क्योंकि चाजिन को पहले भी एक धोखा मिला है तो वो दोबारा धोखा नहीं खाना चाहता। अगर वो चाहती है कि चाजिन उस पर यकीन करे तो उसे साबित करना होगा कि उस पर यकीन किया जा सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद रियो अपनी इन्फिनिटी पॉकेट निकाल लेती है और उसमें से अपना वही मास्क निकालकर उसी प्राइस के साथ चाजिन को देना चाहती है। वल्केन ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि एक ओनी क्रीचर के लिए एक मास्क दूसरे आउटसाइडर को देना ऐसा है कि जैसे प्रपोज करना, यानी कि अपने प्यार का इजहार करना। इसी को देखकर वल्केन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई होती है और साथ में चाजिन की भी। और चाजिन पूछता है कि मास्क, आखिर वो मास्क उसे क्यों दे रही है। रियो बताती है कि हमारी दोस्ती के लिए और 2 मरतबा मेरी जान बचाने के लिए, और चाजिन को उस पर ट्रस्ट आ जाए तो उसके लिए भी। लेकिन मास्क देना ये बहुत ही बड़ी रकम है। तो चाजिन को वो अब पूरी बात बताती है कि उसने उसे डिटेल तो नहीं बताया था कि जब उसकी आंखों के सामने उसका विलेज जल रहा था तो उसने सर्वाइवर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। तो इसका मतलब वो अपनी प्रजाति में आखिरी जिंदा बची है। तो इसलिए वो चाहती है कि वो ये प्राइस ले ले ताकि वो उसके साथ इस टावर पर चढ़ सके। अब रियो को इतना डेस्परेट देखते हुए चाजिन को वो अपनी जैसी लगती है। वो भी अकेला है और वो भी रिवेंज लेना चाहता है और ये भी रिवेंज लेना चाहती है। तो वो उसकी आंसुओं को पोंछता हुआ उसे बताता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, लेकिन अगर मुझसे ये मास्क खो गया या फिर तुमने ये दोबारा ले लिया या फिर मेरे साथ हो या फिर ना हो, लेकिन मैं तुम्हें धोखा अब नहीं दूंगा, तो इसलिए खुल के मुझसे बात कर सकती हो। ये सुनकर रियो उसे ओप्पा बुलाती है। ओप्पा का मतलब यानी कि बड़ा भाई, ये कोरियन में कहा जाता है। बड़े भाई का शब्द सुनने के बाद उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन इस बात को भुलाकर कि उसके साथ तो अभी रियल प्राइस बाकी है, वो उन प्राइस बॉक्सेस को जब खोल लेता है तो उसके अंदर मैजिकल आइटम्स होते हैं जो कि उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो एक नेक्रोमेंसर स्पिरिट मास्टर के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल आइटम्स हैं। आखिर में डेथ ऑब्जर्विंग डीमन का प्राइस चाजिन को ऑब्टेन करना है। वो उसे बोलता है कि कब प्राइस मिलेगा। तो डेथ ऑब्जर्विंग डीमन उसे यहाँ से जाने का बोलता है। तो वो दूर कहीं विलेज के एक दुकान में बैठ जाता है और कहता है कि अब ये जगह ठीक है और यहाँ पर कोई है भी नहीं। अगले ही पल बहुत ही ज्यादा मैजिकल एनर्जी स्पॉन होती है और बाद में उसके सामने एक रिंग होती है। पहली नजर में तो वो एक साधारण रिंग लगती है, लेकिन उसको गौर से देखने के बाद उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो एक डीमन रिंग है जिसे वो डेमोनिक एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि एक डेमोनिक एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें डीमंस का स्लेव बनना होगा और वो थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें देंगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है। उसे ये प्राइस के तौर पर मिला है, जो कि वाकई में एक चौंका देने वाली बात है। और अगले ही पल डेथ ऑब्जर्विंग डीमन चाजिन के साथ हाथ मिलाना चाहता है। चाजिन उसकी ऑफर को ठुकराता नहीं, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छा प्राइस मिला है। अब उसकी और डेथ ऑब्जर्विंग डीमन के हैंडशेक को पीक ऑफ ऑल डीमन देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस होने लगता है और वो बार बार लगातार इंसिस्ट करता है कि चाजिन उसके साथ हाथ मिला ले। लेकिन चाजिन बोलता है कि आइटम देने के बिना तुम्हारे साथ हैंडशेक ये तो नहीं हो सकता। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होकर अपने ड्रॉयर में, अपने कबर्ड में जितनी भी चीजें उसके कमरे में पड़ी होती हैं वो ढूंढता है, क्योंकि वो उसे एक आइटम दे के हाथ मिलाना चाहता है। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो चाजिन उसे बोलता है कि रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तो आखिर में बहुत ज्यादा सोचने के बाद पीक ऑफ ऑल इवल चाजिन से बोलता है कि वो उसके लिए एक कस्टम क्वेस्ट बनाएगा, जो देखकर चाजिन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इसी तरह हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। चाजिन की जर्नी को आगे जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लाइक करने के काबिल है तो जरूर लाइक भी कर दीजिए, और अगर हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि चैनल की ग्रोथ और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। और यार दिल से थैंक यू, हम 10K हिट करने वाले हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले मैं अपना चैनल खो चुका जो कि लगभग 6000 के करीब था, और उस चैनल को खोने के बाद मुझ में वीडियो बनाने की हिम्मत भी नहीं थी। मुझे लगा कि मैं यूट्यूब को क्विट कर दूंगा, लेकिन किस्मत का क्या ही पता चलता है, कुछ लोगों ने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया जिसके कारण मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं 10K हिट करने वाला हूँ। मैं अपनी फीलिंग को वीडियो में एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता, वरना मैं बहुत कुछ कह सकता था कि आप लोग मेरे लिए कितना ज्यादा मायने रखते हो, आप लोग मेरा सब कुछ हो। तो इसी तरह ही सपोर्ट दिखाते रहिएगा, और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि मांगा रैंक्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस चैनल पर मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है। जब मेरा पहला चैनल हुआ करता था तो मैं उस चैनल के लिए कुछ न कुछ एक्सप्लेन करके उस चैनल पर भी डालता था, तो वो भी मेरे लिए एक अपने चैनल की तरह है। तो उस पर भी जाके जरूर सपोर्ट दिखाइएगा, और दिखाने के बाद उसकी वीडियो पर जरूर कमेंट कर देना कि नोटी की तरफ से आया हूँ, ताकि जब मैं देखूं तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। तो चलो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म और समाप्त करते हैं। चार्जिंग की जर्नी को हम अगली वीडियो में जानेंगे, और फिक्र मत करिए, प्लेयर हु कांट लेवल अप की वीडियो भी आएगी, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो से गुजारा कर लो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों का दिन अच्छा हो, और दुआ करूंगा कि आप लोगों की जिंदगी अच्छी से अच्छी हो जाए। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा एंड बाय।